अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कट टू फिट के सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 37 में खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 37 में शफीकुर रहमान साहब के सफ़रनामा दजला को ज़ेर बहस लाएंगे और दजला के जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं उनके खसाइस और खसाइल बयान किए जाएंगे। उसके अलावा मारूज़ी के सवालात MCQs जो बन सकते हैं वो, और जो पेपर में सवाल आ सकते हैं वो। मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। तो जनाब, इस हसरत कल्ब से पहले हम बात कर रहे थे शफीकुर रहमान साहब के सफ़रनामा दजला की। शफीकुर रहमान साहब के जो सफ़रनामा दजला है इसके जनाब 4 मज़ामीन हैं। इन मज़ामीन में सबसे पहला जो मज़मून है वो है नील। अब इस मज़मून में जो मिस्र की तारीख़ है उस पर बात की गई है, मिस्र की तहज़ीब व सकाफ़त उस पर रोशनी डाली गई है। दूसरा जो मज़मून है वो जनाब धुंध के नाम से है, और ये जो मज़मून धुंध है इसमें किसी सफ़र की दास्तान को बयान नहीं किया गया, बल्कि ये एक हकीकी सफ़र है भी नहीं। इसमें जनाब एक ख़याली सफ़र को बयान किया गया है। इस सिलसिले में यानी धुंध में शफीकुर रहमान साहब ने मुख्तलिफ़ किरदार ख़ुद से घड़े हैं। इन किरदारों में अगर मैं कुछ बात करूँ तो सबसे पहला जो किरदार है वो डॉक्टर का है, फ़िलासफ़र का है, इंजीनियर का है, तहमीदा और शैतान का है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के किरदार का ज़िक्र किया गया है। तो धुंध की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई हकीकी सफ़रनामा नहीं है, और ये जो है ज़राफ़त की खातिर लिखा गया है। तो धुन के हवाले से बड़ा अहम है, इसको MCQs में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, तो ये थोड़ा इस वजह से मैंने इस पे ज़ोर डाला है। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो जो तीसरा मज़मून है वो डन्यूब के नाम से है। डन्यूब जनाब एक दरिया है जिसके ज़रिए शफीकुर रहमान ने जर्मनी की तहज़ीब व सकाफ़त और माशरे को कलमबंद किया है। तो MCQs के में पूछा जा सकता है कि डन्यूब में कौन सी तहज़ीब है, तो जर्मनी की तहज़ीब है। अच्छा जनाब, उसके बाद है आखिरी मज़मून है दजला का। दजला में जनाब इराक़ की तहज़ीब व सकाफ़त का बयान किया गया है। ये थे 4 मज़ामीन। ये सवाल भी बन सकता है कि जो दजला है उसके कौन से मज़ामीन हैं और उनके फ़साइल कौन से हैं। तो ये थे चारों मज़ामीन। अब जनाब लेक्चर नंबर 37 में हम ये चारों मज़ामीन कवर नहीं कर सकते, तो जो हमारे निसाब का हिस्सा है वो जनाब है नील का सफ़र। तो मज़मून नील में मिस्र की तहज़ीब व सकाफ़त का ज़िक्र किया गया है। अच्छा जनाब, डन्यूब और दजला ये दरिया के नाम है। दजला में इराक़ की तहज़ीब का ज़िक्र किया गया है। दरियाए नील जो है झील विक्टोरिया से निकलता है और बहरुल गज़ल कहलाता है। बहरुल जबल से निकल कर बहरुल वैस तक चिट्टा नील ज़हूर में आता है। इसका मतलब ये है कि जो दरियाए नील है उसका पानी सफ़ेद होता है यहाँ तक, और खुर्तूम तक जो है सफ़ेद रहता है। आगे जो है वो मिस्र में दाखिल हो जाता है जहाँ पर इसका पानी थोड़ा नीला नीला हो जाता है। आगे है जनाब मील, मिस्र में 500 मील तक बहता है। ये अभी MCQs के हवाले से ही बात चल रही है। और काहिरा के बाद 2 शाख में बढ़ जाता है और बहरा रूम में जा गिरता है, जो कि 150 मील दूर है। कहाँ से? मिस्र से। खमसीन जनाब अप्रैल मई में चलती है। आगे है हबशा से मानसून की वजह से दरियाए नील रातों रात 20-25 फीट बुलंद हो जाता है। मतलब बारिशों का पानी सारा इसमें आता है, तो उस वजह से इसकी जो बुलंदी है, लेवल जो है वो बढ़ जाता है। मिस्र में जनूब मशरक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ये MCQ इसके हवाले से अहम था। दरिया नील बहरुल वतल से बहरुल जबल वाइट होता है, उसके बाद बहरुल अर्ज़्क में जाके नीला हो जाता है। एहराम जो है, अब एहराम मिस्र की बात की है थोड़ी सी, कि इन पत्थरों को अगर कि ये पत्थर जो है यानी इनमें से एक पत्थर 2.5 टन का है और 30 लाख पत्थर से मिलकर बना है, और अगर मैं इन 30 लाख पत्थरों को ख़त इस्तवा पर रख दूँ तो ये 2/3 हिस्सा ज़मीन को ढाँप दें, मतलब 75% अर्थ जो है वो कवर कर लेंगे ये। एक हरम की जो अपना बुलंदी है वो 450 फीट बुलंद है। हवा की वजह से 30 फीट घिस गया है, जबकि टोटल 480 फीट था। मतलब जो सबसे बुलंद है उसकी बात हो रही है। हरम को 20 लाख मज़दूरों ने 20 साल में बनाया। सॉरी, एक हरम को 1 लाख मज़दूर ने 20 साल में बनाया। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। इस हरम को बनाने का काम दिन रात जारी नहीं रहा, साला साल नहीं काम चलता रहा, बल्कि जैसे मैंने बताया कि जब मानसून होता था तो मानसून के दिनों में दरिया नील में तूफ़ानी आती थी। उस वजह से सैलाब के दिन होते थे तो लोग काम नहीं कर सकते थे। तो उन दिनों में जो सैलाब के दिन होते थे, उन दिनों में फिर ये इसकी जो तामीर का काम था वो चलता था, बाकी दिनों में नहीं चलता था, रुक जाता था। तो इस वजह से इसकी तामीर में 20 साल लगे हैं, और 1 लाख मज़दूर थे, 20 लाख मज़दूर नहीं थे। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो जनाब ये है कि पहला हरम जो है ये खूफू का था। अब खूफू जो है ये दूसरा फ़िरौन था। दूसरा हरम जो है वो खिफ़्रे का है। खिफ़्रे 5वां फ़िरौन है।
تیسرا حرم جو ہے یہ منقرے کا ہے، اور جو منقرے ہے یہ چھٹا فرعون ہے۔ اس طرح سے جناب کل ملا کر 70 سے زائد احرام ہے مصر میں۔ ہمیں تصویر میں تو صرف 3 نظر آتے ہیں، لیکن 70 سے زائد ہے۔ اچھا، نیل میں مصر کی تہذیب کا ذکر کیا ہے، ڈینیوب میں جرمنی کا، دجلہ میں عراق کی تہذیب کا، دھند حقیقی سفر کی داستان نہیں ہے اور ظرافت کی خاطر لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں نے لیکچر کے شروع میں بھی بتا دیا تھا۔ اب جناب یہ ہے کہ نیل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو۔ تو جناب ہوتا یہ ہے کہ شفیق الرحمان صاحب اپنے دوست کے ہاں مصر گئے ہوتے ہیں، تو مصر گھومنے کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لسانی عبور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک آنسا رکھنی پڑتی ہے۔ آنسا مطلب ٹرانسلیٹر، تو ہوتا اب ٹرانسلیٹر کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کو لبا لبا بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ شروع میں شفیق الرحمان صاحب مصر کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اپنا نیل کیا ہے۔ نیل جو ہے وہ ایک دریا کا نام ہے، پھر اس دریا کی خصوصیات بتاتے ہیں کہ یہ جناب بحر الغزل سے نکلتا ہے یا وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے، جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی، بحر الجبل میں گرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا شفیق الرحمان صاحب بتا چکے ہوتے ہیں۔ یہ نیل کے بارے میں بتانے کے بعد وہ بتاتے ہیں خمسین کے حوالے سے۔ خمسین مطلب 50 کو کہتے ہیں، اور یہ خمسین گرم ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ 50 دن چلتی ہے۔ اس کے بعد جناب آنسا جو ہے وہ بولتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ احرام مصر جو ہے وہ کس کس طرح سے بنائی گئے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کتنی بلندی ہے ان کی، اور کیا ان کے جو خد و خال ہے، وہ سارا آنسا جس کا نام ثانیہ ہوتا ہے وہ بتاتی ہے۔ تو یہ تھا۔ اس دوران جناب میں سوال کا بھی جواب دے دوں۔ سوال پیپر میں آیا تھا کہ شفیق الرحمان کا سفر نامہ دجلہ کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کرے کہ وہ مزاح نگار تھے، مطلب ان کے جو اسلوب تھا وہ فنی تھا۔ اس کا جواب اگر میں دوں تو جناب اس مضمون میں شفیق الرحمان صاحب نے کافی مرتبہ ایسے ذکر کیا ہے جس کو پڑھ کر چہرے پر مسرت آ جاتی ہے۔ اگر میں ذکر کروں تو ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ فرعونوں کے زمانے میں یہاں لوگ چھوٹا سا تہمد باندھتے تھے، لیکن اب یہاں نہایت ہی لمبی قمیض کا رواج ہے جو کہ دور سے نارمل قمیض اور تہمد کا مرکب معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ سارے جسم پر ایک ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہوتا ہے، لہٰذا گرمیوں میں بدن کو ایئر کنڈیشن کرنے کے لیے اس سے بہتر لباس نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو پڑھ کر ایک لمحے کے لیے چہرے پر مسرت آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر جب ثانیہ بتا رہی ہوتی ہے کہ خوفو کے حرم کے بعد خفرے نے اپنا حرم اونچے ٹیلے پر بنوایا، اس استادی سے کہ اس کا حرم جو در حقیقت خوفو کے حرم سے چھوٹا ہے دیکھنے میں بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس پر شفیق الرحمان صاحب جھٹ سے بولے کہ بڑا ذہین فرعون تھا، ایک طرح 25-30 فیٹ بھی بچا گیا اور ناک بھی اونچی رکھی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے فنی ان کا لہجہ ہے۔ تو یہ تھا جناب پہلے سوال کا جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کا اس لیکچر نمبر 37 کا جو لب لباب ہے وہ بھی۔ اب لیکچر نمبر 37 میں جو دوسرا سوال بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب دجلہ کے مضامین کے نام اور ان کے جو خصائص ہیں وہ بیان کریں۔ دجلہ کے 4 مضامین ہیں میں نے بتایا، اور ان کے جو خصائص ہے وہ بھی میں نے بتایا کہ نیل میں مصر کی تہذیب کا ذکر ہے، ڈینیوب میں جرمنی کا، عراق میں دجلہ میں عراق کی تہذیب کا ذکر ہے، دھند کے بارے میں تو میں نے کافی تفصیلی بات کی۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 37۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔